अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लाइफ साइकिल बताऊंगी जो कि हमने कल डिस्कस किया था कि किस तरह से मलेरिया का जो स्प्रेड है वो हमारी बॉडी में होता है और प्लाज्मोडियम किस तरह से ये सारे जो लाइफ साइकिल की स्टेजेस हैं इन्हें हमारी बॉडी में पूरा करते हैं। अब सबसे ऊपर आप देख रहे हैं मॉस्किटो, और मॉस्किटो में ये डेवलपमेंट ज़्यादा करता है उसके स्लाइवरी ग्लैंड के पास और इनिशियल जो इसके पार्ट है मॉस्किटो के वहाँ। उसके बाद स्पोरोजॉइड शक्ल में ये हमारे जिस्म में मॉस्किटो इसको खून चूसने के दौरान इंसर्ट कर देता है। हमारी बॉडी में आने के बाद ये लिवर के ऊपर, लिवर के सेल्स के अंदर अटैक करता है और जहाँ बजा बहुत सारे सेल्स की बर्स्टिंग, लाइसिंग करता है, जिसके नतीजे हमने ये मीरोजॉइड्स पैदा करता है। मीरोजॉइड्स का काम ही होता है कि ये हमारी बॉडी में पाए जाने वाले जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको अटैक करता है और बहुत सारे अपने जैसे मज़ीद मीरोजॉइड्स को पैदा करता है। जब हमारा पूरा रेड ब्लड सेल डैमेज हो जाता है इसकी डेवलपमेंट की वजह से, तो हमारा रेड ब्लड सेल भी बर्स्ट और लाइस हो जाता है। बर्स्ट और लाइस का मतलब है कि सेल फट जाता है, उसकी इंटरनल मशीनरी ख़त्म हो जाती है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स ख़त्म हो जाते हैं। ये जो बर्स्टिंग और लाइसिंग है इसके नतीजे में ये सारे मीरोजॉइड्स जो हैं वो दोबारा खून में शामिल हो जाते हैं और गर्दिश कर करके इसी तरह अटैक जो है वो बढ़ाते रहते हैं। अब मीरोजॉइड्स में से कुछ सेल्स स्पेशलाइज हो जाते हैं और ये गैमेटोसाइट्स बनाते हैं। गैमेटोसाइट्स दो तरह के सेल्स होते हैं, नाम से जाहिर है ये गैमेट्स जो है उस तरह के स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो एक मेल होगा और एक फीमेल गैमेटोसाइट होगा, मैक्रोगैमेट और माइक्रोगैमेट बनेगा। ये दोनों गैमेट जब इस स्टेज तक पहुंच जाएंगे तो बाय चांस जब मॉस्किटो दोबारा एक ऐसे इन्फेक्टेड इंसान को काटता है जिसके जिस्म में जो प्लाज्मोडियम है इंसर्ट हो चुका है, तो वहाँ पर खून चूसने के दौरान कुछ जो इनके फ्यूज्ड गैमेट्स होते हैं उनको वो अब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि हमारे खून में होते हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में होते हैं और गर्दिश कर रहे होते हैं। तो ये गैमेट्स जो हैं फिर मॉस्किटो की गट के अंदर रहना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं। जब ये दोनों अलग सेल आपस में फ्यूज़ करते हैं तो ये जो नया सेल बनाते हैं उसे हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट स्पेशलाइज हो जाता है, वो सिस्ट बनाता है, एक थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है अपने बाहर, और उसके बाद जा बजा दोबारा जो स्पोरोजॉइड्स हैं उनको पैदा करता है। अब मॉस्किटो दोबारा तैयार हो जाता है और ये अपना दोबारा से ब्लड जब सक करेगा, बाइट करेगा किसी वर्टिब्रेट होस्ट को, तो उसके जिस्म में जो प्लाज्मोडियम है उसकी स्पोरोजॉइड जो कंडीशन होती है, जो शक्ल होती है, उसमें इसको खून में शामिल कर देगा। अब हम बात करते हैं फाइलम माइक्रोस्पोरा की। फाइलम माइक्रोस्पोरा इसमें जो ताल्लुक़ रखने वाले जानदार हैं इन्हें आम ज़बान में माइक्रोस्पोरीडिया कहते हैं। छोटे जानदार हैं, ये किसी पैरासाइट बनकर किसी होस्ट की बॉडी में ही रह सकते हैं, उसके सेल के बाहर ये रह नहीं सकते, इसलिए इनको ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहते हैं। उसके अलावा कुछ स्पीशीज़ इनमें से ऐसी भी हैं जो कि बेनिफिशियल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म्स की बात करें तो क्योंकि ये पैरासाइट है तो इसमें से एक जो मिसाल है नोसीमा बॉम्बिकस, ये पैरासाइट है सिल्कवॉर्म रेशम के कीड़े के लिए, और सिल्कवॉर्म रेशम के कीड़े से हमें बहुत इकोनॉमिकल फ़ायदा होता है क्योंकि रेशम के कीड़े को छोटे छोटे स्पेशलाइज्ड फार्म्स पर बड़ी केयर में पाला जाता है, इनसे रेशम हासिल किया जाता है जिससे हमारे रेशमी कपड़े बनते हैं। तो नोसीमा बॉम्बिकस पेब्राइन नाम की डिज़ीज़ कॉज करती है। ये जो इसकी दूसरी स्पीशी है नोसीमा एपिस, ये डिजेंट्री कॉज करती है हनी बी के अंदर। इसके अलावा कुछ और जो स्पीशीज़ हैं जो कि इस फाइलम से ताल्लुक़ रखती हैं वो पैरासाइट हैं और उनको दूसरे ऑर्गेनिजम्स के थ्रू कंट्रोल करने के ऊपर रिसर्च की जा रही है। तो यूएस यानी अमेरिका में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है इसने नोसीमा लोकस्टी के ऊपर जो है वो कंट्रोल किया है और इस्तेमाल किया है ग्रास हॉपर्स को। तो अगर किसी एक जानदार को कंट्रोल करने के लिए किसी दूसरे जानदार का इस्तेमाल किया जाए तो इसे बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। रिसेंटली 4 माइक्रोस्पोरीडियन जनरा जो हैं उनको इस्तेमाल किया गया है इन सेकेंडरी इन्फेक्शंस ऑफ इम्यूनोसुप्रेस्ड एंड एड्स पेशेंट के अंदर। देखा गया है कि ये जो है इन्फेक्शन फैलाते हैं क्योंकि एड्स का पेशेंट पहले ही HIV वायरस की वजह से
इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो उसका डैमेज हो गया होता है, इसीलिए ये इन्फेक्शन तेज़ी से असरअंदाज होता है एड्स पेशेंट की बॉडी में। फाइलम एसिटोस्पोरा, ये थोड़ा सा छोटा फाइलम है और ये एक्सक्लूसिवली ऑब्लिगेटरी एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट्स पर रहता है, यानी ये भी ऐसे पैरासाइट्स हैं जो होस्ट के जिस्म में ही रहेंगे लेकिन ये सेल के बाहर भी रह सकते हैं। अच्छा जी, ये क्या करते हैं, इनके पास भी एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस स्पोर लाइक स्ट्रक्चर में एक छोटा कैप लाइक हिस्सा है। इनके जो स्पोर्स हैं उनमें पोलर कैप्स नहीं होती या पोलर फिलामेंट्स नहीं होते, ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एंजाइम्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रखते हैं, तो ये इनमें मौजूद नहीं है। तो एसिटोस्पोरियंस में से मिसाल है हैप्लोस्पोरिडियम की, ये जनाब हमारे सेल्स, टिश्यूज़ और मोलस की जो बॉडी में कैविटीज़ पाई जाती है उनमें रहता है। अगला फाइलम है मिक्सोजोआ। मिक्सोजोआ से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिजम्स को मिक्सोस्पोरियंस कहते हैं। ये भी ऑब्लिगेटरी एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट्स हैं, ताज़ा पानियों में पाए जाते हैं, समंदर में पाई जाने वाली मछलियों में पाए जाते हैं और ये एक रेजिस्टेंट टफ स्पोर पैदा करके रहते हैं विद 1 और 2 कॉइल्ड पोलर फिलामेंट्स। जिन पोलर फिलामेंट्स की मैं आपको बात बताना चाह रही थी वो टिप पर इनके एक छोटी सी बॉडी की शक्ल में होती हैं। अभी जो हमने एक छोटा सा फाइलम पढ़ा उसमें नहीं होते, इस जो ग्रुप है इसके जानदारों में ये होते हैं, तो इनको मिक्सोस्पोरियंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है वो है मिक्सोसोमा सेरिब्रालिस। ये जो पैरासाइट है ये ट्राउट मछली, सैल्मोन मछली के अंदर एक डिजीज़ कॉज करता है जिसे विरलिंग टम्बलिंग डिजीज़ कहते हैं। ये एबनॉर्मल बिहेवियर कॉज करती है मछलियों के अंदर और ऐसी मछलियों को खाना नुकसानदेह भी हो सकता है। तो ट्राउट मछली जो है ये ठंडे पानी में पाई जाने वाली मछली है और सैल्मन जो है ये यूरोप में बड़ी मशहूर है मछली खाने के लिहाज से। अगली बात करते हैं फाइलम सीलोफोरा की। इसमें से ताल्लुक़ रखने वाले जो जानदार हैं उनके जिस्म में बालनुमा साख्तें हैं, ये बाल नहीं है, बाल जैसी बारीक बारीक साख्तें हैं जो कि सीलियम कहलाती हैं, ज़्यादा सारी होती हैं इसीलिए सीलिया कहलाती हैं जमा में, और हर वक्त ये बाहर की तरफ पाई जाती हैं। इन्होंने सेल बॉडी को बाहर की तरफ से घेरा होता है। ये बीटिंग मूवमेंट शो करती हैं, पानी को धकेलती हैं और जिसके नतीजे में जानदार जो है ये मूव करता है, तो ये लोकोमोटरी ऑर्गन है। सीलियोफोरा से ताल्लुक़ रखने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सीलियोफोरन्स कहलाते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि सिम्बायोसिस करते हैं, यानी अपने म्यूचुअल फ़ायदे के लिए किसी जानदार के जिस्म पर रहना पसंद करते हैं। फिर इनके जिस्म में पेलिकल होती है, हमने देखा था पीछे कि पेलिकल कैसे पाई जाती है, वो एक थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल एक ख़ास तरतीब से पाई जाती है। उसके बाद इनमें एक मुंह के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे साइटोसोम कहते हैं, और वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। ये देखें, साइटोसोम आप देख रहे हैं जहाँ से फूड पार्टिकल जो है वो सेल के अंदर एंटर हो रहा है। साइटोफेरिंक्स ये एक पूरा चैनल लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ से कोई भी फूड पार्टिकल वैक्यूल बनकर अंदर दाखिल होगा सेल के अंदर, और इस डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर को ओरल ग्रूव कहेंगे। बारीक बारीक बाल नुमा साख्तें आपको सेल के अंदर नज़र आ रही हैं, इनको हम सीलिया कहते हैं। जो टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन के साथ होती है इसे पेलिकल बोलते हैं। इसके सेल बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं, 2 आपको नज़र आ रहे हैं, एक एंटीरियर ऊपर साइड पर है, एक पोस्टीरियर नीचे वाली साइड पर है। दोनों का काम ये होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा आने वाले पानी को जिस्म से बाहर निकाला जाए। इसमें 2 तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक साइज़ में बड़ा, एक साइज़ में छोटा। जो बड़ा है उसके लिए हम मैक्रो का वर्ड यूज़ करेंगे, मैक्रो न्यूक्लियस, और जो साइज़ में छोटा है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे माइक्रो न्यूक्लियस। तो ये जो 2 न्यूक्लियस हैं यहाँ पर इनका फ़र्क क्या है। मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है ये सेल के अंदर होने वाले तमाम कामों को कंट्रोल करता है, जबकि माइक्रो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो जेनेटिक मटेरियल है वो रिजर्व की फॉर्म में हिफाजत से रहता है, और जो रिप्रोडक्शन है उसके मामलात को ये वाला न्यूक्लियस संभालता है। तो अब हम बात करेंगे सीलिया की और दूसरे पेलिकुलर स्ट्रक्चर की। सीलिया फ्लैजेला से छोटे होते हैं। फ्लैजेला अमूमन एक जानदार में 2, 3, 4 इससे ज़्यादा क्या हो सकती हैं, वो लंबे भी होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनते हैं। सीलिया जो है वो छोटे होते हैं, तादाद में ज़्यादा होते हैं, अमूमन सेल के बाहर हर तरफ पाए जाते हैं और इनका स्ट्रक्चर भी माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है।
इनके जो सेल हैं उसके बाहर जो कवरिंग बन जाती है, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन उसके साथ जो पेलिकल है वो पाई जाती है, जो कि थोड़ी सी रिजिडिटी शेप में सख्ती पैदा करती है। और इसमें जगह जगह माइक्रोट्यूब्यूल्स लगी होती हैं जो कि प्रोटीन्स की वजह से हैं। इसकी जो पेलिकल है उसमें जो मेन एक बॉडी है उसे काइनेटोसोम कहते हैं। और ये बेस लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ से सीलिया बाहर की तरफ, सेल के बाहर की तरफ निकलता है। क्योंकि सीलिया थोड़ा गैप से लेकिन साथ साथ पाए जाते हैं एक सेल बॉडी में, तो इनके जो बेसल बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं एक और प्रोटीन लाइक फाइबर की वजह से। अच्छा जी, उसके बाद बताऊं कि कुछ जानदारों में सीलिया जो है वो फ्यूज फॉर्म में पाए जाते हैं और इकट्ठा एक बड़ा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिन्हें सिराई भी बोलते हैं। तो ये भी थोड़ा सा मूवमेंट में मदद देती है। इसके अलावा ट्राइकोसिस नाम का एक स्ट्रक्चर है जो कि इनकी पेलिकल में पाया जाता है। ये प्रोटेक्शन देता है, रॉड लाइक होता है या ओवल अंडे की जैसी इसकी शेप होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर परपेंडिकुलर यानी 90 का एंगल बनाते हुए ये इंसर्ट होता है। तो पैरामीशियम जो है उसकी गोल्फ टी अपीयरेंस लगती है। अगर आपने गोल्फ खेलने वाले लोगों को देखा हो तो वो जिस बॉल को अपनी रॉड से, स्टिक से हिट करते हैं, वो एक छोटे से स्टैंड पर जिसकी नोकीला हिस्सा ज़मीन में धंसा होता है उस पर बॉल पड़ी होती है जिसको वो हिट करते हैं, तो उस चीज़ को गोल्फ टी बोलते हैं। पैरामीशियम जो है मैंने अभी आपको जैसे बताया कि इसमें एक गड़ा सा पड़ा हुआ है जिसमें सीलियाँ हैं जो बीटिंग मूवमेंट करते हैं, फूड को सेल के अंदर दाखिल करने में मदद देते हैं। उसे ओरल ग्रूव कहते हैं। फिर ये आगे जाके लीड करता है एक छोटे से चैनल में जहाँ से खुराक को अंदर की तरफ धकेला जाता है, उसे साइटोफेरिंक्स कहते हैं। और फिर वो मुँह का हिस्सा जिससे बाकायदा सेल के अंदर जो फूड पार्टिकल है वो दाखिल हो जाता है, उसको हमने अभी देखा था कि वो साइटोसोम कहला रहा था। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की मैं आपको बात बता चुकी हूँ। पैरामीशिया में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो अपने से छोटे जो ऑर्गेनिज्म है उसको भी खा लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक सीलिएट है जिसका नाम डिडीनियम है। ये पैरामीशियम प्रिंसिपली जो है इसको भी फीड करता है और उसको अपना शिकार बना लेता है। तो डिडीनियम जो है वो टेम्परेरी ओपनिंग करता है और अपने से बड़े जो प्रे है उसको खा लेता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैरामीशियम ने अपने सीलिया को रिमूव कर दिया अपनी सेल बॉडी से। ऐसा भी जो पैरामीशियम है वो कर सकता है जब ये ट्राइकोसिस्ट को अपने जिस्म से निकाल देता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिडीनियम जो है वो ऊपर की तरफ है और पैरामीशियम दूसरी तरफ नीचे की तरफ है। तो जो डिडीनियम है वो पैरामीशियम को ईट अप कर रहा है। पैरामीशियम की बॉडी शू के सोल के जैसी होती है, तो इस वजह से इसकी बॉडी को स्लीपर शेप या सोल शेप्ड भी बोलते हैं। Suctorians are the ciliates that live attached to the substrate. They possess tentacles whose secretion paralyze the prey. पैरामीशियम के अलावा सीलिएट्स में एक ऐसा ग्रुप है जिनको आम जबान में सुक्टोरियंस कहते हैं। ये सबसेट के साथ एक डंडीनुमा स्ट्रक्चर के साथ या एक मखसूस टेंटिकल के साथ जो कि बाजू का काम करते हैं इनके लिए, उसके साथ अटैच्ड हो जाते हैं। और अटैच्ड होने के बाद ये अपनी टॉक्सिन्स पैदा करके या टेंटिकल्स को यूज़ करके अपने जो मुतवक्का प्रे होता है उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, किल करने की कोशिश करते हैं या उसको पैरालाइज कर देंगे कि वो ज़्यादा मज़ाहिमत ना दिखा सके, और फिर ये उसको ईट अप करते हैं। तो ये डायग्राम 8.20 जो है उसमें ये थोड़ा सा अमल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे दिखाया गया है। द नॉब्ड टिप ऑफ अ टेंटिकल होल्ड्स अ सीलिएट। तो एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये टेंटिकल्स हैं जो कि इमोबिलाइज करते हैं अपने से छोटे जानदार को या अपने शिकारों को, जिसकी वजह से जो इनका फीडिंग का है काम के अपने से छोटे जानदार को कैसे कैप्चर करना है और उसको कैसे पैरालाइज करना है, उसको उसकी मज़ाहमत को रोकना है, ये काम सर अंजाम देते हैं।